नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल प्रोग्राम हेल्थ इज वेल्थ में। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर के आते हैं हेल्थ और वेलनेस से जुड़ी जरूरी जानकारी। और आज हम बात करेंगे एपिलेप्सी यानी कि मिर्गी के कारण, लक्षण और उपचार को लेकर के। इस विषय पर विस्तार से हमारे साथ चर्चा करने के लिए, बातचीत करने के लिए मौजूद है हमारे साथ जाने माने न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मनीष महाजन। डॉक्टर मनीष महाजन सीनियर कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट और डायरेक्टर हैं द मेटल सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक गुरुग्राम के। उन्होंने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पटियाला से एमबीबीएस, एसपीएमसी बीकानेर से एमडी मेडिसिन और सर गंगाराम हॉस्पिटल न्यू दिल्ली से डीआरएनबी न्यूरोलॉजी किया है। और इसके साथ डॉक्टर महाजन ने देश के विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें प्रमुख रूप से आर्टेमिस हॉस्पिटल, मैक्स हॉस्पिटल, मुकुट हॉस्पिटल, इबास में भी अपनी सेवाएं उन्होंने दी है। बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका हमारे शो में। और कई रिसर्च पेपर डॉक्टर मनीष महाजन के पब्लिश हो चुके हैं, साथ ही टेक्स्ट बुक और चैप्टर्स उन्होंने लिखे हैं। उनका काम मुख्य रूप से न्यूरोइम्यूनोलॉजी और हेडेक के साथ साथ मूवमेंट डिसऑर्डर पर केंद्रित है। डॉक्टर साहब बोटुलिनम टॉक्सिन थेरेपी के जरिए स्पास्टिसिटी और माइग्रेन जैसे रोगों का इलाज भी करते हैं। साथ ही बहुत ज़्यादा स्वागत है, वेलकम टू द शो डॉक्टर मनीष महाजन। थैंक यू हेमंत। तो डॉक्टर साहब शुरू करें आखिरकार कि किस तरह से आज हम मिर्गी को लेकर के बात कर रहे हैं। मिर्गी क्या है, सबसे बड़ा सवाल तो यही है, क्योंकि इसे लेकर के बहुत सारी भ्रांतियां हैं, बहुत सारी सोच है समाज में, जिसमें एक स्पष्ट संदेश जाना चाहिए। हम उसे समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मिर्गी क्या है डॉक्टर साहब, ये हमें थोड़ा सा विस्तार से बताइए। मैं कहूँगा पहले कि हेमंत आपने बहुत ही उम्दा टॉपिक चुना है आज की डिस्कशन के लिए जी। तो अगर हम बात करें मिर्गी की, ये एक दौरे या सीजर्स होने की टेंडेंसी को हम मिर्गी कहते हैं। ये एक न्यूरोलॉजिकल जो बीमारी है जिसके अंदर ब्रेन के कुछ जो न्यूरॉन्स हैं वो मिसफायर करके एक्स्ट्रा वोल्टेज या बिजली उत्पन्न करते हैं, जिसके कारण जिस एरिया में वो बिजली उत्पन्न हो रही है तो उसके नतीजे से बाहर लक्षण देखने को मिलते हैं। और ये जो है ये लक्षण आपके जिस एरिया से आ रहे हैं, बिजली एक्स्ट्रा आ रही है, उसके हिसाब से वो किसी झटके के रूप में या फिर बेहोशी के रूप में आपको बाहर से दिख सकती है। अलग अलग तरह से मिर्गी जो है उन दौरों को हम सीजर्स कहते हैं। सीजर्स। और इस सीजर्स के होने की टेंडेंसी को मिर्गी कहा जाता है। जी। तो डॉक्टर साहब, अब दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है वो ये है कि आखिरकार कितने प्रकार की मिर्गी होती है, क्योंकि जैसे आपने दौरों का जिक्र किया, कभी भी किसी को कहीं पर भी दौरे आ जाते हैं, अलग अलग टाइप्स, तो हम उसके प्रकार को समझें, कितने प्रकार की मिर्गी होती है? तो मुख्य तौर पे हम दो प्रकार की मिर्गी बताते हैं। जिस पहली रहती है फोकल एपिलेप्सी, जिसको हम पहले पार्शियल एपिलेप्सी कहते थे। अगर यही जो बिजली है वो किसी एक एरिया पे केंद्रित होके वहाँ से शुरुआत होके फिर ये मिर्गी शुरू होती है तो उसको फोकल एपिलेप्सी कहा जाता है। अगर यही बिजली दिमाग के दोनों हिस्सों से एकदम साथ में उत्पन्न हो या बहुत तेज़ी से फैल जाए तो उसको हम जनरलाइज्ड एपिलेप्सी कहते हैं। ये दो प्रमुख प्रकार हैं। ये जो कैटेगराइजेशन दो प्रकार की मिर्गी है। अब इनका कारण विभिन्न हो सकते हैं, मगर ये जो डिफ्रेंशिएशन कहना या इनकी कैटेगराइजेशन करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इलाज और जो दवा का चयन है वो आपके डॉक्टर इस पे निर्भर करता है कि आपको किस प्रकार की मिर्गी है और उसके काफ़ी हद तक उसके कारण। सामान्य भाषा में अगर दो अलग अलग प्रकार हम कैसे समझें इसको? तो एक माने कि अगर आपका किसी एक अंग का पहले झटका आकर शुरू होना या आपको ऐसा महसूस हो कि किसी एक अंग से शुरू होकर वो सुनपन आपका बढ़ रहा है और फिर पूरे बॉडी में वो फैल रहा है, तो सबसे प्रमुख सवाल जो हमें जो नॉलेज चाहिए होती है कि क्या जो लक्षण है वो चारों हाथ पैर में एक साथ ऐंठन आई या किसी एक अंग से वो झटका स्टार्ट होकर फिर पूरे शरीर में फैला। अगर वो एक अंग से शुरू हो रहा है तो हम उसको फोकल एपिलेप्सी कहते हैं या पार्शियल एपिलेप्सी। फोकल एपिलेप्सी सही टर्म है। और अगर वो चारों हाथ पैर एक साथ अकड़ रहे हैं तो हम उसको जनरलाइज्ड एपिलेप्सी कहते हैं। तो ये जो जनरलाइज ज्यादा खतरनाक है, गंभीर है, या फिर जो पहले वाला जो आपने फोकल एपिलेप्सी में जैसे मैंने बताया वो शुरू होकर अंत में चारों हाथ पैरों तक फैल सकती है। तो जब वो जनरलाइज्ड एपिलेप्सी या जनरलाइज्ड सेकेंडरी जनरलाइजेशन हो जाए फोकल एपिलेप्सी की, तब उसमें
आम तौर पे इंसान झटकों से पहले बेहोश हो जाता है। अच्छा। और उसमें वो अपना जो कंट्रोल है बॉडी पे वो खो बैठता है, और गिरने से जो चोट लगना, इस बेहोशी के दौरान जो आपका सलाइवा है या थूक है वो, या उल्टी जो कई बारी आ जाती है दौरों के टाइम पे, वो जो फेफड़ों पे जाने से जान को खतरा बनता है, वो अपने आप में एक डेंजर टू लाइफ रहता है। इसीलिए आप कह सकते हैं कि जनरलाइज्ड जो सीजर्स हैं उनका जो होना एक अपने आप में जान को खतरा रहता है, इसीलिए उसका कंट्रोल ज़रूरी बन जाता है। डॉक्टर साहब, जैसे मैंने पहले ही जिक्र किया था कि हमारे समाज में मिर्गी को लेकर के बहुत सारी गलत धारणाएं भी हैं, भ्रांतियां भी हैं, और कई जगह पर तो लोग डरते हैं, मिर्गी का दौरा आ गया, उन्हें पता नहीं है, वो कई लोग कह देते हैं इसमें भूत प्रेत आ गया, कई कुछ किसी तरह से। तो हम इसमें कौन कौन सी गलत धारणाएं, जो मिथ्स हैं, वो इसके साथ जुड़े हुए हैं और पीड़ित लोगों के लिए किस तरीके से एक कलंक और भेदभाव का कारण बनते हैं, इस पर भी मैं चाहता हूँ कि हमारे दर्शकों के लिए थोड़ा सा प्रकाश डालिए। देखिए, आपने एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो कि एपिलेप्सी या मिर्गी के एक मेडिकल इशू से भी बड़ा विषय है, जिसको हम कहते हैं सोशल इविल्स ऑफ एपिलेप्सी या सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ एपिलेप्सी। अब ये केवल यहाँ तक कि नहीं कि इसका कारण क्या है, जैसे आपने बोला बहुत कॉमन मिथ है कि ये किसी ओपरी साया या किसी भूत प्रेत का साया है, या आपके कुछ दुष्कर्म है जिनका नतीजा है। ऐसा कुछ नहीं है। पहला सिंपल आंसर है, ये सब गलत है। ये एक मेडिकल कंडीशन है, एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है, जिसका कारण जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि कुछ न्यूरॉन्स जो कि एक नॉर्मल बिजली से ज़्यादा वोल्टेज दे रहे हैं, उसके कारण हो रहा है, जो कि ट्रीटेबल है। कारण है कि आपको ज़रूरत है तो आपको पहचानने की कि क्या ये मिर्गी है, और हमने जैसे बात की कि किस प्रकार की मिर्गी है, और फिर उसका सही अनुकूल इलाज करना। बिल्कुल। और देखिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या मिर्गी रोग संक्रामक है? नहीं है। ये संक्रामक नहीं है। अगर आप किसी मिर्गी के मरीज के साथ खा पी रहे हैं, उठ बैठ रहे हैं, या आप कुछ भी शेयर कर रहे हैं, चाहे वो स्पेस है, चाहे खाना पीना है, तो आपको वो मिर्गी नहीं पकड़ सकती। क्या ये वंशानुगत रोग है एक तरह से? कुछ प्रोपोर्शंस में यस, कि हम जिनको जेनेटिक एपिलेप्सीज बोलते हैं, मगर यूजुअली जो मिर्गी रहती है वो एक्वायर्ड कारणों से रहती है, जैसे किसी सिर में चोट के कारण, किसी इन्फेक्शन के कारण, किसी ब्रेन ट्यूमर के कारण। तो ये जो एक्वायर्ड कारण है वो यूजुअली फैमिलीज में नहीं जाते, या जिनको हम हेरिडिटरी या जेनेटिक एपिलेप्सी कहते हैं। जी, लेकिन डॉक्टर साहब, क्या मिर्गी जो रोग है वो किसी विशेष लिंग या आयु वर्ग को ज़्यादा प्रभावित करता है उम्र के हिसाब से? देखिए, मिर्गी के कारण पे डिपेंड करता है कि वो कब शुरू होगी। ये पैदा होने से लेकर वृद्धावस्था, जो वृद्ध अवस्था है, वहाँ तक हो सकती है। तो जो हम अगर बात करें तो कारण बचपन में या जो पैदा होते टाइम नवजात शिशु के लिए कारण अलग रहेंगे, जो बुजुर्गों में रहेंगे उसके कारण अलग रहेंगे। मैंने अभी आपको बताया कि ये चोट लगने के कारण भी मिर्गी होती है, तो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स या किसी भी कारणवश दिमाग को इंजरी, वो एक बहुत कॉमन कारण है। जो ब्रेन इन्फेक्शंस हैं वो बहुत कॉमन कारण है। तो ये मैंने शिशुपन से लेकर वृद्धावस्था तक कभी भी हो सकता है, किसी को और भी हो सकता बिल्कुल हो सकता है, और कोई भी ऐसा लिंग विशेष कोई ऐसा नहीं है। महिलाओं और पुरुषों में ये समान रूप से देखा जाता है। क्या मिर्गी का अब उपचार की अगर हम बात करें, क्या मिर्गी का उपचार संभव है? बिल्कुल। इसका आंसर यस है। तो 70 से 80% तक जो लोग हैं, 70 से 80% तक जो लोग हैं, वो मेडिकल इलाज से बहुत, अगर ऑप्टिमल इलाज सही समय रहते हम इसका शुरू कर लेते हैं, तो ऑप्टिमाइज ट्रीटमेंट वज़न के हिसाब से, मिर्गी की प्रकार के हिसाब से, तो हम इसका जो ट्रीटमेंट है वो कर सकते हैं। कुछ लोगों में सर्जिकल ट्रीटमेंट्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है, और वो जो है सर्जिकल ट्रीटमेंट या न्यूरोमॉड्यूलेशन के सहायता से आज की तारीख में विज्ञान ने इतनी एडवांसमेंट तरक्की कर ली है कि हम उसको हासिल कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, क्या मिर्गी के जो मरीज हैं वो मानसिक रूप से बीमार होते हैं? बिल्कुल नहीं। जो मिर्गी है ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, ये एक साइकेट्रिक डिसऑर्डर नहीं है, ये मानसिक रोग नहीं है। एक और महत्वपूर्ण सवाल यह आता है कि समाज के भीतर जब किसी का पता चलता है कि मिर्गी है, तो क्या मिर्गी से पीड़ित जो व्यक्ति हैं वो नौकरी कर सकते हैं, विवाह कर सकते हैं, शादी कर सकते हैं? बिल्कुल। ये बहुत एक
इम्पॉर्टेंट मैंने अभी जैसे आपसे बताया कि सोशल एस्पेक्ट ऑफ एपिलेप्सी, उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है। अगर टाइम रहते, क्योंकि शिशुपन से ये प्रॉब्लम शुरू हो सकती है, एडोलेसेंट या जो किशोर अवस्था है उसमें भी कई प्रकार की मिर्गी हैं जो शुरू होती हैं। तो अगर सही समय पे सही इलाज मिले तो जिसको हम कहते हैं कि इंसान का नेचुरल पोटेंशियल, वो उस अपनी क्षमता के अनुसार वो पूरे अपनी कैपेसिटी को अपने करियर में, चाहे अपने विवाह के एक शादीशुदा जीवन में, हर मुकाम को हासिल कर सकता है। तो शादी भी कर सकते हैं, नौकरी भी कर सकते हैं और सामान्य जीवन भी जी सकते हैं, बशर्ते आप इलाज बिल्कुल। मेरे कई ऐसे मरीज हैं जिन्होंने अपने पूरा पोटेंशियल, वो सक्सेसफुल प्लेयर्स हैं, और इसका उदाहरण हमें जीते जागते कई सक्सेसफुल जो सेलिब्रिटीज़ हैं जो एक वक्त पे मिर्गी से पीड़ित रहे हैं या अभी भी वो इलाज ले रहे हैं और अपने करियर को सक्सेसफुली निभा रहे हैं। डॉक्टर साहब, क्या आपको लगता है कि मिर्गी से जो पीड़ित व्यक्ति है उस पर किसी बुरी आत्मा का साया होता है, जैसे पहले हम जिक्र कर रहे थे? बिल्कुल नहीं, ये एक मिथ है जो हमें तोड़ना होगा, और ये शायद सवाल इसलिए बार बार आता है और इसीलिए आज की डेट में भी मैं मेंशन करना चाहूँगा कि हमें नेशनल एपिलेप्सी डे मनाना पड़ता है, जो कि एक अवेयरनेस डेज हैं। 17 नवंबर हर साल नेशनल एपिलेप्सी डे के रूप में मनाया जाता है इंडिया में। अब देखिए, जैसे हमने पहले जिक्र किया था कि इसे लेकर के समाज में कई तरह की भ्रांतियां हैं, उसी से जुड़ा हुआ ये सवाल है कि कई लोगों के मन में भी सवाल होगा कि क्या चमड़े की वस्तु को सूंघने से, दांतों के बीच में कोई कठोर वस्तु रख देने से या फिर मरीज को रस्सियों से बांधने से मिर्गी के दौरे को कंट्रोल किया जा सकता है, रोका जा सकता है? ये एक बहुत ही गलत मिथ है, ये बहुत एक गलत प्रैक्टिस भी मैं कहूँगा, क्योंकि ना केवल इसका कोई फ़ायदा होता है उस वक्त, बल्कि नुकसान ज़्यादा हो सकता है। जब भी कभी आपके सामने किसी भी इंसान को मिर्गी का दौरा पड़ता है, जैसे हमने बात की जनरलाइज्ड सीजर की, तो उसमें मैंने बताया कि वो कंट्रोल खो बैठेगा अपने शरीर का और वो गिर जाएगा और उसको झटके आएंगे। सबसे ज़्यादा ज़रूरी इस टाइम पे डूज एंड डोंट्स बहुत ज़रूरी हैं। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो अगर हम डूज की बात करें तो उसके आसपास के एरिया को सुरक्षित करना ज़रूरी है। तो आप क्लियर कीजिए सराउंडिंग्स को, उसको एक साइड पे, प्रेफरेबली लेफ्ट साइड को करवट दिलवाइए, और जो आप उसके शरीर को कुछ भी रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश ना कीजिए। अब हम डोंट्स की बात करते हैं। रिस्ट्रिक्ट नहीं करना है, उसको आपको जकड़ के नहीं पकड़ना है, और मुंह में कुछ भी डालने की चेष्टा मत कीजिए। बहुत बार ये होता है कि चम्मच डालते हैं लोग, कोई भी लकड़ी का टुकड़ा, क्योंकि वो इतनी फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन होती है कि उंगली, चम्मच या कुछ भी लकड़ी का टुकड़ा वो कट के एक तो दांतों को नुकसान हो सकता है और वो टुकड़ा टूट के फेफड़े की तरफ ट्रेवल कर सकता है, जिससे और जान को खतरा बनता है। साइड को करवट दिलवाने से जो उल्टी या थूक या झाग निकल रही है वो बाहर आएगी, वो लार बाहर टपक जाएगी, तो जो खतरा है जान को वो कम हो जाएगा। जैसे ही वो सीजर कंप्लीट होता है, कुछ देर के लिए बेहोशी या कंफ्यूजन नॉर्मल होता है। उस अवस्था में भी उस मरीज को या उस इंसान को आप उठा के कहीं पे भी उठा के लेके जाने की चेष्टा मत कीजिए, उसको कुछ देर दीजिए सेटल होने की। हाँ जी, और फिर मेडिकल सहायता के लिए आगे बढ़िए। जी, तो ये करना बहुत ज़रूरी है, वरना मरीज को भी नुकसान हो सकता है। और ये जो गलत धारणाएं हैं वो कम से कम लोगों तक जागरूक, लोग इसको लेकर के जागरूक हों। एक सवाल डॉक्टर साहब जो हर कोई जानना चाहता है कि यदि आम लोग किसी व्यक्ति को मिर्गी का दौरा पड़ते हुए देखें, अगर आपके सामने, मेरे सामने या किसी और के सामने अगर मिर्गी का दौरा आ रहा है, तब उसकी सहायता के लिए हमें क्या करना चाहिए? ये एक जागरूकता से जुड़ा हुआ सवाल भी है। ये जैसे अभी हमने बात की डूज एंड डोंट्स, तो आपके चैनल के माध्यम से मैं ये इन्फॉर्मेशन जो है जनता के पास ये पहुंचाना चाहूँगा कि जो डूज एंड डोंट्स हैं वो एक प्राइमरी हेल्थ एड है जो हर नागरिक को, हर एक कॉमन मैन को पता होनी चाहिए, ताकि वो जब भी कभी ऐसा हो तो आपको बताया जैसे करवट दिलवाइए, मुंह में कुछ नहीं डालिए, पानी पिलाने की कोशिश मत कीजिए, उसको बिठाने की कोशिश मत कीजिए, रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश मत कीजिए, एक साइड को करवट दिलवा दीजिए, सराउंडिंग्स क्लियर कीजिए, और फिर जब संपूर्ण रूप से होश आ जाए तब उनको किसी मेडिकल
फैसिलिटी के पास लेके जाके डॉक्टरी सहायता के लिए लेके जाइए। अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है, जैसे कई बार हम हेल्थ कार्ड्स देते हैं या ब्रेसलेट पहना देते हैं, फ़ोन नंबर या, तो आप उनकी फैमिली को इन्फॉर्म कर सकते हैं जी। और जो है कई बार हम कुछ ऐसी SOS मेडिकेशंस भी प्रोवाइड करते हैं जो अगर वो दौरा लंबा खिंच रहा है तो हम रिकमेंड करते हैं कि बैग में कैरी की जाए। तो आप बैग को टटोल सकते हैं कि वैसी कोई मेडिसिन उनके पास तो नहीं है जिससे वो दौरा नाक में स्प्रे करके हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये डूज एंड डोंट्स बहुत ज़रूरी है आम जनता के लिए जानना। तो ये तो आम जनता की बात हो गई, लेकिन अगर कोई मिर्गी का मरीज है उसके लिए क्या करना और क्या नहीं करना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि खास तौर पर जो इससे पीड़ित व्यक्ति हैं उनके लिए भी सावधानी रखनी हर पल ज़रूरी होगी। बहुत ही उम्दा और बहुत ही ज़रूरी सवाल है जी। तो सबसे पहला है कि जब आपको मालूम चल गया है कि आप मिर्गी से पीड़ित हैं तो कृपया अपनी दवाई समय से और उसको निरंतर लेते रहिए। उसमें लापरवाही हमेशा कॉमन एक कारण रहता है मिर्गी के ब्रेक थ्रू सीजर्स के लिए। दूसरा है आप अपनी नींद कंप्लीट रखिए, नींद संपूर्ण रूप से और अच्छी तरीके से लेनी बहुत ज़रूरी है। तो खान पान का इतना बहुत ज़्यादा इस पे फ़र्क नहीं पड़ता, मगर वज़न पे कंट्रोल करना वो बहुत ज़रूरी है। अच्छा। क्योंकि वज़न बढ़ेगा तो दवा की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, क्योंकि डोज जो है वो आपकी वज़न के हिसाब से कैलकुलेट होती है। और इसके अलावा कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो हमें रिस्ट्रिक्ट करनी चाहिए जिसमें चोट लग के और नुकसान, बॉडी को नुकसान होने का चांस रहता है। जैसे हम वाटर एक्टिविटीज़, वाटर स्पोर्ट्स या फिर आग के पास। हाँ, अगर आपको अभी हाल फिलहाल में ही दौरा हुआ है तो जो नियमित तौर पे आपकी डॉक्टर सलाह दे रहे हैं तो उतने समय के लिए आपको ड्राइविंग से परहेज रखना चाहिए, क्योंकि कभी भी आ सकता है ये दौरा है। हाइट्स जैसे हाइकिंग हो गई जी, माउंटेन क्लाइंबिंग हो गया, वाटर स्पोर्ट्स हो गया और फायर कैंपिंग है, इसमें आपको अकेले नहीं रहना चाहिए। तो ये कुछ कॉशंस हैं, कुछ वर्ड ऑफ कॉशंस हैं जो ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में रिस्ट्रिक्शंस हैं, ये आपकी सुरक्षा और आपके लिए एक सावधानी का विषय है। लेकिन हर पल आपको, अगर आपको मिर्गी का दौरा आता है तो सबसे पहली बात तो अपने डॉक्टर से आपको कंसल्ट करना है और दवा निरंतर जी हाँ, और दवा निरंतर लेनी है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब डॉक्टर साहब, क्या आप समाज के लोगों को या फिर आम लोगों को और साथ ही मिर्गी के जो मरीज हैं उनकी देखभाल करने वाले जो लोग हैं उनके लिए कोई खास संदेश इस प्लेटफॉर्म के जरिए आप देना चाहते हैं? बिल्कुल, जो केयर गिवर्स हैं, हाँ, जो परिवारजन हैं जी, मित्र हैं, सबसे पहला कि एक तो आपके जो आप सपोर्ट दे रहे हैं उनको मेंटली सपोर्ट दे रहे हैं वो बहुत ज़रूरी है। उनको प्रोत्साहन देना कि वो जीवन में अपने पोटेंशियल के हिसाब से सब कुछ हासिल कर सकते हैं, ये बहुत ज़रूरी। और दूसरा, ये डूज एंड डोंट्स हमने आम जनता के लिए बताए, वो भी उनको मालूम होना चाहिए कि अगर कोई ब्रेक थ्रू सीजर हो रहा है तो उनको क्या करना चाहिए उस वक्त, ये बहुत ज़रूरी है। और इस चीज़ का ध्यान रखना कि वो दवा रेगुलरली खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं, ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो परिवारजन को और जो आपके केयर गिवर्स हैं उनको रखना चाहिए। सो डिस्क्रिमिनेशन ना करना, टाइम पे उनका दवा का इंश्योर करना, अवेलेबिलिटी और दिलवाना, और दूसरा डूज एंड डोंट्स एक्यूट सीजर के टाइम पे, ये बहुत ज़रूरी है उनके लिए ध्यान रखना। और इसके अलावा अगर कभी भी आपको कहीं पे भी भेदभाव हो रहा है तो उसको मेडिकल फैसिलिटी तक लाना, डॉक्टर से समझना, अपने डॉक्टर से मिलिए, बात कीजिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें केवल एक डायलॉग उससे सुलझ सकती हैं। डॉक्टर साहब, समाज में तनाव बहुत ज़्यादा है और जो लाइफ है वो कहते हैं कि बहुत फास्ट है इस दौर में, तो ऐसे में तनाव भी क्या मिर्गी के दौरे का कारण बन जाता है? उस क्या स्थितियों को जो है वो इफ़ेक्ट करता है कहीं? डायरेक्टली नहीं जी, डायरेक्टली नहीं। हाँ, अगर तनाव के कारण आपकी नींद कम हो रही है जी, जो एक बहुत कॉमन प्रेसिपिटेटिंग कारण माना जाता है जी, जो उसके कारण, और आम तौर पे देखा गया है कि लोग नशों का सहारा लेते हैं तनाव के वक्त पे, चाहे वो शराब का सेवन हो या नशीली दवाओं का, तो वो अपने आप में एक हेल्थ जो है रिस्क माना जाता है,
मगर मिर्गी के लिए कंजम्पशन जो शराब की है वो अपने आप में बहुत हानिकारक है। तो इसलिए जो इनडायरेक्ट इफ़ेक्ट्स हैं स्ट्रेस के, वो ज़रूर मिर्गी को इफ़ेक्ट कर सकते हैं या उसके ट्रीटमेंट के जो इफ़ेक्ट है उसको कम कर सकते हैं। तनाव से बचना ही चाहिए आपको। लेकिन अगर हम बात करें, इसी से जुड़ा हुआ सवाल है कि क्या हमें दिनचर्या में कोई परिवर्तन करने की ज़रूरत है या फिर किस तरीके से हमारी दैनिक दिनचर्या मिर्गी के रोगियों की होनी चाहिए जिससे और ज़्यादा उनको फ़ायदा हो सके? देखो, एक डिसिप्लिन लाइफस्टाइल हर एक ओवरऑल हेल्थ में बेनिफिट देता है। तो समय पे अपना खाना खाना, समय पे नींद लेना और समय से अपनी दवा लेना, ये एक ऐसे डिसिप्लिन चीज़ें हैं जो हर एक डॉक्टर चाहेगा कि उनके पेशेंट्स फॉलो करें। इसके अलावा कोई खास संदेश आप देना चाहते हैं इस समाज को, क्योंकि जागरूकता की आपने बात कही, बहुत ज़रूरी है कि मिर्गी के रोगियों को जागरूक, इस रोग को लेकर के जागरूक करना, समाज को जागरूक करना, कोई खास संदेश? मैं यही कहना चाहूँगा कि जो पीपल विद एपिलेप्सी या मिर्गी से पीड़ित लोग हैं जी, वो इक्वल योग्यता रखते हैं बाकी सभी लोगों के बराबर। उनको बिल्कुल भी डिस्क्रिमिनेट मत कीजिए, उनको संग लेके चलिए, साथ लेके चलिए और उनके पोटेंशियल को जितना हार्नेस कर सकते हैं हम एक नॉर्मल वे से उतना करें, तभी हमारा जो देश है वो आगे बढ़ पाएगा। हम सब मिलकर के जागरूकता के जरिए मिर्गी को हरा सकते हैं, सीधी सी बात। और डॉक्टर मनीष महाजन जी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े हेल्थ इज़ वेल्थ के इस खास कार्यक्रम में, और एपिलेप्सी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां आपने तमाम दर्शकों के साथ साझा की है। हमें उम्मीद है कि आपकी ये तमाम बातें हमारे दर्शकों को एक स्वस्थ और जागरूक जीवन जीने के लिए प्रेरित करेंगी। और इसी के साथ आप मुझे अनुमति दीजिए, अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए। स्टे हेल्दी और स्टे हैप्पी। गुड बाय, नमस्कार।